Hello and welcome to the online platform of Rouse Academy for Competitive Exams. And I, Pragya Pandey, welcome you all to our very special series on daily news review. So without wasting any time, let's see what is in the news. फर्स्ट आर्टिकल जिसे हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं रिलेवेंट है, इंपॉर्टेंट हो जाता है जीएस पेपर 2 से कहीं ना कहीं। बात करने वाले हैं हम प्रेसिडेंट के पावर के बारे में। इस आर्टिकल में हम डिस्कस करेंगे आर्टिकल 370 के बारे में, हम बात करेंगे आर्टिकल 35A के बारे में। देखिए रिसेंटली हुआ क्या है, सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक क्वेश्चन रेज किया है कि प्रेसिडेंट के जो पावर है, ठीक है, टू इन ऑपरेटिव आर्टिकल 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, अगर ये यहाँ पर दे दिया जाता है जैसे जम्मू एंड कश्मीर के केस में हो गया है, सो इट विल नॉट कंटिन्यू होल्ड द फील्ड आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द अर्स्टवाइल स्टेट। इसको लेकर लगातार डिबेट चल रही है, जहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट दिया जा रहा है कि देखिए जब आपने 370 को रिवोक किया तो प्रेसिडेंट की पावर के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट क्लॉज यहाँ पर था कि जो स्टेट का लेजिस्लेटिव असेंबली है यहाँ से भी इसको पास होना ज़रूरी है, लेकिन इन केस ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ऐसा कोई भी केस नहीं किया गया और सीधा प्रेसिडेंट के पावर का इस्तेमाल करते हुए इसको रिमूव कर दिया गया। इस पूरे मुद्दे को लेकर यहाँ पर विवाद चल रहा है, हालांकि हमें इसकी डिबेट में नहीं जाना है, हमें हमारे एग्जामिनेशन से कुछ चीज़ें समझनी है। तो चलिए जान लेते हैं कि आखिर इम्पॉर्टेंट है क्या। अब देखिए पहली चीज़ आप याद रखेंगे कि क्लॉज 3 जो है आर्टिकल 370 का, ये प्रेसिडेंट को इन ऑपरेटिव या मॉडिफाई करने की पावर देता है फॉर एनी प्रोविजन, ठीक है, लेकिन यहाँ पर आवश्यकता है जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली की कि भाई इनका भी कंसेंट यहाँ पर देखा जाए, जिसको यहाँ पर ओवरलुक कर दिया गया है। अब देखिए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने यहाँ पर ऑब्जर्व किया कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ये सर्व करती है एक पर्पस को फुलफिल करने के लिए बाय ड्राफ्टिंग द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, और इसी के साथ ये एक फंक्टस ऑफिशियो बन जाता है। फंक्टस ऑफिशियोस क्या होते हैं, इनको रेफर किया जाता है एज एन ऑफिसर और एजेंसी हुज मैंडेट हैज एक्सपायर्ड ड्यू टू आइदर द अराइवल ऑफ एन एक्सपायरी डेट और एन एजेंसी हैविंग अकम्प्लिश्ड देयर पर्पस। सो व्हाट द चीफ जस्टिस इज सेइंग कि भाई देखिए इनका जो पर्पस था वो फुलफिल हो चुका था, एंड सिंस दे आर फैक्टस ऑफिशियो तो इनका पर्पस फुलफिल होने के बाद अब इनके अस्तित्व के बारे में कोई क्वेश्चन करना गलत होगा। देखिए अब क्विक फैक्ट ले लेते हैं अबाउट द जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू कश्मीर को अगर हम बात करें तो आपको सभी को पता है इसको कश्यप ऋषि के नाम से जाना जाता है। मौर्यन एम्पायर अशोक का कनेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही वो व्यक्ति हैं जिन्होंने श्रीनगर को यहाँ पर इंट्रोड्यूस करा, इस्टेब्लिश करा, फाउंड किया और बुद्धिज़्म को इस रीजन में प्रमोट किया। मुगल एरा की अगर हम बात करें तो बाद में दी ग्रेट अकबर ने इसको यहाँ पर अनेक्स कर लिया। स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इसके बाद धीरे धीरे एक शेप लेगा और इसका नया शेप या इसका जो मॉडर्न शेप है उसको इस्टेब्लिश करने का पूरा श्रेय दे दिया जाएगा महाराजा रंजीत सिंह को, ठीक है, जिन्होंने यहाँ पर सिख कॉन्फेडरेशन भी इस्टेब्लिश किया था 19वीं सेंचुरी में। लेटर ऑन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का इन्फ्लुएंस हमें यहाँ पर देखने मिला, जिन्होंने चैलेंज कर दिया सिख एम्पायर को। रिजल्ट इनटू ट्रीटी ऑफ अमृतसर साइन की गई 1846 में, जिसमें डिसाइड किया गया कि जम्मू एंड कश्मीर का भविष्य क्या होगा। एज ए रिजल्ट ब्रिटिशर्स ने जम्मू एंड कश्मीर को यहाँ पर बेच दिया टू द डोगरा किंग 75 लाख रुपए लेकर, और बोल दिया गया कि भाई अब क्या होगा, डोगरा किंग यहाँ पर रूल करेंगे जम्मू कश्मीर वैली में, गिलगिट बल्टिस्तान और लद्दाख के क्षेत्र में। 1947 में जैसे ही इंडिया और पाकिस्तान का डिवीजन हुआ, जम्मू एंड कश्मीर को उस समय रूल कर रहे थे राजा हरी सिंह। इन्होंने बोला कि नहीं भाई हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, बाद में इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन इंडिया के साथ साइन करेंगे। और क्यों भैया, यहाँ पर हुआ था पाकिस्तान का इन्वेजन, और इससे बचने के लिए महाराजा हरी सिंह ने इंस्ट्रूमेंट और एक्सेशन साइन किया इंडिया के साथ, और ये आ गए इंडिया के पास। जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ पर क्या बोला कि भाई ठीक है चलिए आपको जम्मू एंड कश्मीर की सॉलिडारिटी को मेंटेन करना है। हरी सिंह ने एक प्रपोजल रखा कि देखिए हम रिस्ट्रिक्ट करना चाहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी बाहर का व्यक्ति जम्मू कश्मीर में आके ज़मीन नहीं खरीद सके। जवाहरलाल नेहरू सेड ओके, हम आपके कंडीशन के साथ एग्री करते हैं, और इसी के साथ 370 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का यहाँ पर इंसर्ट कर दिया गया, जिसके तहत जम्मू एंड कश्मीर को स्पेशल प्रोविजन दिए गए हैं। इसी के साथ आप देखेंगे कि 1954 के प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के साथ ये पूरी चीज़ अस्तित्व में आ जाएगी।
यहाँ पर डिसाइड किया गया कि गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट रहेगा वो पूरा पूरा, अगर आप बात करेंगे फॉरेन अफेयर्स को लेके, सेना को लेके या फिर कम्युनिकेशन को लेकर, इसके अलावा किसी भी केसेस में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का कोई से नहीं होगा। अब यहाँ पर मुद्दा आया क्यों? देखिए, फंडामेंटल राइट्स को यहाँ पर क्वेश्चन करना चालू किया गया। क्यों? क्योंकि देखिए रिस्ट्रिक्शन किया गया ना। अब आप देखिए इसी के साथ आर्टिकल 368 जो कि आपको पार्ट 20 में देखने मिलेगा इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, जो डील करता है पावर ऑफ पार्लियामेंट कि वो अमेंड कर सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट्स प्रोसीजर। इसी के अलावा आर्टिकल 35A को यहाँ पर लाया गया। ठीक है, अब देखिए इसको प्रेसिडेंशियल ऑर्डर के तहत 1954 में लेकर आया था। अपने आप में यूनिक था ये। ठीक है, क्योंकि ये कहीं भी अगर आप मेन बॉडी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन देखेंगे तो उसमें कहीं नहीं दिखाई देगा, लेकिन अपेंडिक्स 1 में आपको अचानक से 35A विजिबल होने लगेगा। नाउ ये क्या कर रहा है? 35A सेफगार्ड कर रहा है जो जम्मू कश्मीर की यूनिकनेस है। इनफैक्ट सिर्फ 35A का रूल यहाँ तक नहीं है, ये हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, यहाँ पर भी कि कोई भी व्यक्ति बाहर का आकर यहाँ पर ज़मीन नहीं खरीद सकता, क्योंकि ये तो डील थी महाराजा हरी सिंह के बीच में और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के बीच में, तो स्ट्राइक किया गया आर्टिकल 35A विद 1954 प्रेसिडेंशियल ऑर्डर, और इसने अलाउ कर दिया पीपल फ्रॉम आउटसाइड जम्मू कश्मीर टू सेटल in the state and acquire land and property and the right to vote, thus altering the demography of the state. हुआ क्या? देखिए 5 अगस्त इंपॉर्टेंट है, आपको समझ में आना चाहिए आज हम क्यों पढ़ रहे हैं। इट्स 3 अगस्त। 5 अगस्त 2019 को प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने प्रोम्युलेट किया कॉन्स्टिट्यूशन को, एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 2019, और इसी के साथ रिवोक कर दिया गया जो स्पेशल स्टेटस दिया गया था जम्मू एंड कश्मीर को अंडर द प्रोविजन 370। और एक बहुत अच्छी लाइन आई दैट नाउ इट इज सस्पेंडेड द कॉन्स्टिट्यूशन एप्लीकेशन टू जम्मू एंड कश्मीर ऑर्डर 1954 विच आर्टिकल 35A was added to the इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, और एक सेपरेट बिल लेकर आया गया जिसे बोला गया जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्निशन बिल। और 2019 में ये जो बिल यहाँ पर लेकर आया गया, इसने बाइफरकेट कर दिया स्टेट को इनटू 2 सेपरेट यूनियन टेरिटरी, जो आपको देखने मिलेगी जम्मू एंड कश्मीर विद द लेजिस्लेचर एंड लद्दाख विदाउट लेजिस्लेचर। और आपको पता है इसी को लेकर बहुत ज़्यादा विवाद चल रहा है। 2021 में जम्मू एंड कश्मीर रिकॉग्नाइजेशन अमेंडमेंट ऑर्डिनेंस लेकर आया गया और यहाँ पर प्रोमगलेट किया गया टू अमेंड द जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019। अगेन इन 2020 इटसेल्फ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इशू कर दिया जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन अडेप्टेशन ऑफ स्टेट लॉज ऑर्डर 2020, और जिसके तहत लगभग 109 लॉज को यहाँ अमेंड कर दिया गया, कम से कम 29 से ज़्यादा लॉज को यहाँ पर रिपील कर दिया गया, और यहाँ पर एक नया शब्द इंसर्ट किया गया जिसे हम बोलते हैं डोमिसाइल। ठीक है, डोमिसाइल क्लॉज यहाँ पर डाल दिया गया इन दी जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज डिसेंट्रलाइजेशन एंड रिक्रूटमेंट एक्ट 2010। क्राइटेरिया क्या रखे गए डोमिसाइल को लेकर, चलिए उनके बारे में भी बात कर लेते हैं। इन्होंने बोला समवन हु हैज़ रिसाइडेड फॉर ओवर पीरियड ऑफ 15 ईयर्स इन द यूटी और JNK, समवन हु हैज़ स्टडीड फॉर अ पीरियड ऑफ 7 ईयर्स एंड अपीयर्ड इन क्लास 10th और 12th एग्जामिनेशन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट अगेन located in the union territory of JNK. Then third point यहाँ पर बोला गया someone who is registered as the migrant by the relief and rehabilitation commissioner. Next बोला गया children of the central government officials, all Indian services, PSUs, autonomous body of center public sector officers etc etc जो भी जम्मू एंड कश्मीर में 10 साल से ज़्यादा रह चुके हैं, वो सारे बच्चे जो कि रेसिडेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हु रिसाइडेड आउटसाइड द जम्मू एंड कश्मीर इन कनेक्शन विद देयर एम्प्लॉयमेंट और बिजनेस और अदर प्रोफेशनल और वोकेशनल रीजन बट देयर पेरेंट्स फुलफिल एनी ऑफ गिवन अबव कंडीशन, वो भी किसका पार्ट बनेंगे, इसी पर्टिकुलर कंडीशन का। सो दिस इज हाउ इंटायर 370 इज ऑलवेज इन दी पिक्चर। आई होप हमने बहुत डिटेल में इसे डिस्कस कर लिया है, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। इस पूरे डिटेल डिस्कशन का अगर आप PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं, जिसकी लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। साथ ही
आप हमारी वेबसाइट विच इज़ therousacademy.in यहाँ पर जाकर भी डेली करंट अफेयर सेक्शन में इस पूरे के पूरे आर्टिकल को रीड कर सकते हैं। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल के बारे में, जहाँ पर यूनाइटेड नागा काउंसिल ने देखिए स्टेट गवर्नमेंट को बोला है कि एनआरसी की शुरुआत करवा दीजिए, मणिपुर में अपडेट करवाइए। ठीक है, कारण क्यों? देखिए रिसेंटली मणिपुर की जो हिंसा हो रही है इसकी वजह से बहुत बड़ा इन्फ्लक्स क्रिएट हो गया है नागालैंड में। सो इसी को लेकर जो यूएनसी है विच इज़ द अपेक्स बॉडी ऑफ नागाज इन मणिपुर, इन्होंने बोला है कि स्टेट गवर्नमेंट की इमीडिएटली तत्काल प्रभाव से आपको क्या करवाने की आवश्यकता है, एनआरसी को मणिपुर में लाने की आवश्यकता है। चलिए बात हमें क्या करनी है, हमारा पूरा फोकस रहने वाला है पेपर 2 और पेपर 3 को लेकर। सो आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आखिर इंपॉर्टेंस है क्या। देखिए जब हम एनआरसी की बात करते हैं तो ये एक तरीके से आप बोल सकते हैं एक ऑफिशियल रिकॉर्ड है ऑफ दोज हु आर लीगल इंडियन सिटीजन। नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन इसका फुल फॉर्म होता है। ये इंक्लूड करता है डेमोग्राफिक इंफॉर्मेशन अबाउट ऑल दोज इंडिविजुअल जो क्वालिफाई करते हैं एज द सिटीजन ऑफ इंडिया। किसके तहत? अंडर द सिटीजनशिप एक्ट 1955। पहला रजिस्टर जो है उसे 1951 के सेंसस के बाद बनाया गया था और उसके बाद से आज तक इस तरीके के कोई अपडेशन नहीं हुए हैं। हालांकि यहाँ पर आपको एक क्लॉज देखने मिलेगा कि असम में एज ऑफ नाउ असम एक लौता ऐसी जगह है जहाँ पर इसमें कुछ अपडेशन किए गए हैं। देखिए इशू जो है अपडेट करने का एनआरसी को असम में वो क्यों आया? क्योंकि असम ने भाई लार्ज लेवल पर इलीगल माइग्रेशन देखा था फ्रॉम द ईस्ट पाकिस्तान। ठीक है, 1971 के बाद से। और बांग्लादेश आज की डेट में अगर हम देखें तो यहाँ पर बहुत लंबा माइग्रेशन देखा, जिसकी वजह से 6 ईयर लॉन्ग असम मूवमेंट असम को झेलना पड़ा फ्रॉम 1979 टिल 1985, ताकि डिपोर्ट किया जा सके लीगल माइग्रेंट्स को लेकर। इसी के बाद ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन ने यहाँ पर 1951 के बाद मूवमेंट करना चालू कर दिया, जिसका रिजल्ट हुआ कि असम ने एनआरसी के ऊपर काम करना शुरू किया। जो असम का एनआरसी है वो बेसिकली लिस्ट है इंडियन सिटीजन्स की जो इस जगह पर रहते हैं। सिटीजन्स रजिस्टर सेट बट out to identify foreign national the state that border Bangladesh. The process of updating register started from the 2013 जब सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर एक ऑर्डर दे दिया कि नाउ दिस इज़ अ हाई टाइम कि इसको अपडेट करवाने की आवश्यकता है। ओके अब देखिए इसी के अलावा एक और क्वेश्चन हमारे दिमाग में आ सकता है, क्या नॉर्थ ईस्ट के अलावा ऐसी कोई जगह है जहाँ पर हमें एनआरसी देखने मिलेगा? यस, नागालैंड ने इस तरीके का एक अटेम्प्ट लिया था जिसे हम बोलते हैं RIIN विच इज़ द रजिस्ट्रेशन ऑफ इंडिजीनियस इनहेबिटेशन ऑफ द नागालैंड इन जून 2019। ये प्राइमरी शिफ्ट था कि इंडिजीनियस नागा जो है फ्रॉम द नॉन इंडिजीनियस नागा से इन्हें आइडेंटिफाई किया जाए। मोर रिसेंटली आप सबसे बड़ा इशू देखिए मणिपुर इटसेल्फ। मणिपुर असेंबली ने यहाँ पर दे रिजॉल्व टू इम्प्लीमेंट द NRC एंड एस्टेब्लिश द SPC जिसे बोला जाता है स्टेट पॉपुलेशन कमीशन। इसी के बाद आप देखेंगे ट्राइबल ऑर्गेनाइजेशन ने प्राइम मिनिस्टर को एक नोट लिखा था कि भाई देखिए ये सारी चीज़ें आपको करना आवश्यक है। नाउ द क्वेश्चंस कम कि जब आप भारत के सिटीजन की बात करते हैं तो आखिर ये हैं कौन? देखिए सिटीजनशिप एक्ट 1955 डिफाइन करता है कुछ क्राइटेरियाज कि अगर आप इनमें से किसी भी क्राइटेरिया में फुलफिल हो जाते हैं तब हम आपको भारत का नागरिक बोलेंगे। पहला क्राइटेरिया ये बोल रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो, कब? 26 जनवरी 1950 के बाद, बट बिफोर जुलाई 1 1987 इज कंसीडर एज द सिटीजन ऑफ इंडिया बाय बर्थ। पहली बात, तो आप जन्म के आधार पर कब हो सकते हैं? जब आप भारत में पैदा हुए हों 26 जनवरी 1950 के बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 के पहले। दूसरी कंडीशन क्या बोलती है? प्रत्येक व्यक्ति जो भारत में जन्मा हो आफ्टर 1 जुलाई 1987 बट बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट अमेंडमेंट 2003 उसको भी भारत का नागरिक माना जाएगा। कैसे? जन्म के आधार पर, या तो वो या उनके माता पिता यहाँ पर पैदा हुए हैं। फॉर दोज हु बॉर्न आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द सिटीजनशिप एक्ट 2003 ये कब होंगे भारत के नागरिक? जब उनके दोनों पेरेंट्स भारत के नागरिक हों या फिर इनमें से दोनों पेरेंट्स में से कोई एक पेरेंट्स भारत का नागरिक हो और दूसरा व्यक्ति कोई भी इलीगल माइग्रेंट ना हो। ध्यान से समझिए,
ठीक है। अगर दोनों में से सपोज ए एंड बी आर हस्बैंड एंड वाइफ एंड बी इज इलीगल माइग्रेंट, तो यहाँ पर जो बच्चे को जन्म के साथ सिटीजनशिप मिलने वाली है ये खारिज हो जाएगी। आई होप आपको ये चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और बात करेंगे नाइजर के बारे में। नाइजर लगातार न्यूज़ में है, सैनिक विद्रोह हमें यहाँ पर देखने मिल रहे हैं और इसी के कारण आप देखेंगे पूरा जो लोकतंत्र है यहाँ का ये तहस नहस हो चुका है। हुआ क्या है, देखिए नाइजर के लोकतांत्रिक रूप से निर्वाचित, आप राष्ट्रपति की बात करेंगे मोहम्मद बजौम, ठीक है, ये इनका नाम है। यहाँ पर इनके खिलाफ देखिए जो इन्हीं के लोग हैं इन्होंने तख्ता पलट कर दिया है। प्रॉब्लम देखिए कहाँ से है। सबसे पहली बात अगर हम बात करें तो बुज़ोहम की बात करें तो ये प्रेसिडेंट बनेंगे 2021 में इन दी वेस्ट अफ्रीकन कंट्री। फर्स्ट पीसफुल डेमोक्रेटिक ट्रांजिशन हुआ था जब से ये फ्रेंच से इंडिपेंडेंट ली है इन्होंने 1960 से। ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक डेमोक्रेटिक ऑर्डर के इस्टेब्लिश होने का एक बहुत बड़ा संकेत था। लेकिन नाइजर के जो एनालिसिस हैं उनका बोलना है कि ये जो तख्ता पलट हुआ है ये इसीलिए हुआ क्योंकि मिस्टर बॉजोम जो हैं, जो कि यहाँ के राष्ट्रपति भी हैं, ये यहाँ के जो जनरल हैं उमर तिव्याचनी, इनको गोली मारने की प्लानिंग कर रहे थे। और इसी की वजह से पूरा का पूरा जो साहिल रीजन है, अभी आई विल टेल यू अबाउट दी साहिल रीजन, इट इज़ अगेन इन न्यूज़ एंड वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, वो यहाँ पर बहुत बड़ा उसको खतरा हमें देखने के लिए मिल सकता है। इम्पॉर्टेंस कहाँ है, जीएस पेपर 2 को लेकर इसकी इम्पॉर्टेंस हमें देखने मिलेगी। सबसे पहले मैप में देख लीजिए कि साहिल रीजन आखिर है किधर। दिस इज़ द साहिल रीजन, सॉरी इट इज़ दी नाइजर। अब देखिए यहाँ पर बना हुआ है आपका नाइजर, यहाँ आपको देखने मिलेगा लीबिया, यहाँ आपको देखने मिलेगा अल्जीरिया, यू विल फाइंड माले हेयर। इसके बाद आपको चार रीजन देखने मिल जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट बुर्किना फासो इज ऑल्सो देयर, अलॉन्ग विद दैट यू विल फाइंड नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, ऑल्सो टोगो हेयर। नाउ लेट्स गो इनटू द डिटेल, आखिर प्रॉब्लम हुई कहाँ से है। अब देखिए जैसे ही बुज़ोम हम यहाँ पर रूल पर आएंगे, इनका जो रूल है इसको चैलेंज करना शुरू कर दिया और आपको मैंने बताया इसी के साथ एक इंसर्जेंसी क्रिएट हो जाएगी। बहुत बड़ा सेक्शन है मिलिट्री का, ये फ्रस्ट्रेट थे क्योंकि जो सिक्योरिटी सिचुएशन है उसको लेकर और जो ओवर रिलायंस है बुज़ोम का फ्रांस के ऊपर, इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी। बुज़ोहम ने एक स्टेप लिया जहां पर उन्होंने कर्टेल कर दिया कि जो मिलिट्री इन्फ्लुएंस है विच फर्दर कंट्रीब्यूट टू द पब्लिक रिसेंटमेंट, और इसी के साथ लोगों ने यहाँ पर देखिए जिहादीज अटैक और कॉस्ट जिहादी अटैक यहाँ पर बढ़ गए, लिविंग क्राइसिस कंडीशन यहाँ पर ख़राब होने वाली थी और सिक्योरिटी कंसर्न को लेकर लोगों का यहाँ पर हो गया दिमाग ख़राब, रिजल्ट इनटू ओवर 80% ऑफ लैंड, जो कि आप साहिल रीजन की बात करते हैं, ये पूरा का पूरा यहाँ पर तख्ता पलट की चपेट में आपको देखने के लिए मिल गया। अगर हम बात करें तो यूएस और फ्रांस दे व्यू नाइजर एज अ वेरी क्रूशियल फाइट अगेंस्ट इस्लामिक इंसर्जेंसी इन दी साहिल रीजन, क्योंकि आपको पता है साहिल रीजन बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। माली बुर्किना फासो में भी कूप यहाँ पर किया गया था। वहीं अगर आप देखेंगे नाइजर के कूप पूरा वेस्टर्न अफ्रीकन स्टेट को कहीं ना कहीं हिला के रख रहा है। नाइजर की बात करें तो पहली चीज़ जैसा मैंने आपको मैप पे दिखाया, ये एक लैंडलॉक कंट्री है जो कि वेस्टर्न अफ्रीका में सिचुएटेड है ऑन दी सदर्न एज ऑफ दी सहारा डिस्ट्रिक्ट। ये वर्ल्ड की एक बहुत सारी कंट्री में से लीस्ट डेवलप नेशन आप इसे बोल सकते हैं, जो कि अपनी बॉर्डर शेयर करती है। मैंने आपको बताया था लीबिया, अल्जीरिया, बेनिन, नाइजीरिया, बुर्किना फासो, माली एंड चाड के साथ। बिफोर it was incorporated into the France colonial possession in the early 20th century। ये जो रीजन था ये बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट देख रहा था बिकॉज ऑफ द डिफरेंट किंगडम्स एंड द ट्राइब। आज की डेट में अगर हम बात करें तो लगभग 12,67,000 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर का एरिया यहाँ पर है। सहारा डिजर्ट की अगर हम बात करें तो लगभग 65% क्षेत्र यहाँ पर नाइजर में आपको देखने के लिए मिल जाएगा। ऑलमोस्ट पॉपुलेशन 17.8 मिलियन लोगों की हमें देखने के लिए मिलती है। आगे अगर हम बात करें तो पहले तो आप इसकी निमाई जो इसकी लार्जेस्ट सिटी भी है और कैपिटल है, आप उसे याद रखेंगे। नाउ द क्वेश्चंस कम कि व्हाट इज साहिल रीजन।
देखिए, साहिल रीजन को हमें कुछ इस तरीके से समझना होगा। इसको डिफाइन किया जाता है बेसिकली एक इको क्लाइमेटिक रीजन के रूप में, एक बायोग्राफिक रियाल्म है जो कि ट्रांजिशन क्रिएट करता है बिटवीन दी सहारा टू द नॉर्थ एंड दी सुडानियन सवाना टू द साउथ। लोकेशन की अगर हम बात करें तो हॉट एरिड क्लाइमेटिक रीजन का पार्ट है और स्ट्रेच करता है अक्रॉस दी साउथ सेंट्रल लैटिट्यूड ऑफ दी नदर्न अफ्रीका बिटवीन द अटलांटिक ओशन एंड दी रेड सी। कहाँ पर आप इसे लोकेट कर पाएंगे? देखिए, साहिल पार्ट जो अफ्रीका का है ये इंक्लूड करता है द वेस्टर्न फ्रॉम द वेस्ट टू द ईस्ट पार्ट ऑफ द नदर्न साहिल। इसमें आपको मारिटानिया, माले, बुर्किना फासो, साउथ अल्जीरिया, नाइजर, कैमरू, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, सेंट्रल चार्ट जैसी जगह देखने के लिए मिल जाएगी। हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो वेस्टर्न पार्ट जो है साहिल रीजन का, इसको ही कई बार हम सुडान रीजन के नाम से ही जानते हैं। प्रॉब्लम क्या है? देखिए, लगातार फूड की शॉर्टेज, पानी की समस्या, उसके बाद जो जिहादी इंसर्जेंट है लाइक बाको हराम, इस्लामिक स्टेट, अल कायदा, इनके लगातार अटैक्स की वजह से ये जो पूरा साहिल रीजन है ये तहस नहस हो रखा है। सो आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी हैं। चलिए बात करते हैं अगले आर्टिकल के बारे में, जहां पर गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है कि दे विल किक ऑफ द कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट सेटलमेंट स्कीम। इंपॉर्टेंट है जीएस पेपर 2 और पेपर 3 के लिए। देखिए, हुआ क्या है, सेंट्रल ने यहाँ पर लॉन्च कर दिया है सेटलमेंट स्कीम फॉर कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट विद वेंडर्स और सप्लायर्स टू द गवर्नमेंट। यहाँ पर निर्मला सीतारमन जो कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है, इन्होंने अनाउंस कर दी है एक स्कीम जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, विवाद से विश्वास। ठीक है, चलिए बात करते हैं आखिर है क्या। फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने अनाउंस किया है कि वो यहाँ पर लॉन्च करने वाली है विवाद से विश्वास 2, जो कि कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट स्कीम है। ये स्कीम एम करेगी ऐसे सारे डिस्प्यूट्स को लेकर जो कि आर्बिट्रेटरल अवार्ड्स को लेकर अंडर चैलेंज इन द कोर्ट, ऑफरिंग स्टैंडर्डाइज्ड टर्म्स एंड ग्रेडेड सेटलमेंट ऑप्शन बेस्ड ऑन द लेवल ऑफ डिस्प्यूट पेंडेंसी। सवाल आता है कि ये स्कीम किस पर अप्लाई होगी? तो देखिए, सारे डोमेस्टिक कॉन्ट्रैक्चुअल डिस्प्यूट जो हैं, चाहे आप गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात करें या उनसे रिलेटेड जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है या कंट्रोल पार्टीज़ हैं, उनसे लेकर जितनी भी डिस्प्यूट्स हैं, उनको यहाँ पर शामिल किया जाएगा। यहाँ पर जो आर्बिट्रेटरल अवार्ड है, इसको माना जा रहा है कि ये सिक्योर किया जाएगा बाय द एग्रीवेट पार्टी बाय जनवरी 31, 2023 या फिर अप्रैल 2023 इन केस ऑफ द कोर्ट ऑर्डर। जो भी केस यहाँ पे इन्वॉल्व किए जाएंगे उनका सेटलमेंट अमाउंट ऑफर किया जाएगा अप टू 85% ऑफ द नेट अमाउंट अवार्ड और अपहेल्ड बाय द कोर्ट। गवर्नमेंट की ई मार्केट प्लेस की अगर हम बात करें विच इज़ दी जेम, उन्होंने भी डिसाइड किया है कि ये एक डेडिकेटेड वेब पेज यहाँ पर क्रिएट करेंगे फॉर इम्प्लीमेंटिंग दिस पर्टिकुलर स्कीम, और जितने भी एलिजिबल लोग हैं वो यहाँ पर आके इसके तहत अपना क्लेम कर सके। मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज कॉन्ट्रैक्टर्स ने भी यहाँ पर बोला है कि दे कैन रजिस्टर देयर क्लेम्स ऑन द इंडियन रेलवेज ई प्रोक्योरमेंट सिस्टम 2। बात कर लेते हैं विवाद से विश्वास स्कीम 1 के बारे में। देखिए, एमएसएमई दे मस्ट टेक पेमेंट टू द गवर्नमेंट और गवर्नमेंट ऑफ अंडरटेकिंग इन ऑर्डर टू सिक्योर गवर्नमेंट टेंडर। इसी को बोला जाता है परफॉर्मेंस गारंटी सिक्योरिटी या फिर बिड फी। अंडर विवाद टू विश्वास 1 होता क्या है, जो रिलीफ है एमएसएमई के लिए, गवर्नमेंट अंडरटेकिंग्स के लिए, गवर्नमेंट यहाँ पर क्या करती है, वो रिफंड कर देती है परफॉर्मेंस सिक्योरिटी या बिड सिक्योरिटी को, या फिर जो भी लिक्विडेट डैमेजेड होते हैं उनको, जो उसको कट करने के बाद, ठीक है, यहाँ पर इन्हें बाकी अमाउंट रिफंड कर दिया जाता था इन दी कोविड-19 पैंडमिक। Basically, what it will do, it will return 95% of the fortified bid fees और performance security to the MSME in case अगर उनको जो कॉन्ट्रैक्ट है वो नहीं मिलता ड्यूरिंग कोविड-19 पैंडमिक। साथ ही एक तरीके से एमएसएमई के लिए वन टाइम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि उनके जितने भी पेंडिंग टैक्स डिस्प्यूट हैं, ठीक है, उनको यहाँ पर सेटल कर सकें बाय गेटिंग अ वेवर और इंटरेस्ट एंड पेनल्टी। ये एक इम्यूनिटी यहाँ पर प्रोवाइड करता है फॉर एनी फ्यूचर प्रोसिक्यूशन और पेनल्टी फॉर द सेटलमेंट केसेस। सिग्निफिकेंस क्या हो जाता है, ये देखिए, एमएसएमईज जो कि स्ट्रगल करती हैं कैश फ्लो को लेकर, और स्पेशली कोविड-19 के बाद की सिचुएशन या इकोनॉमिक स्लो डाउन के कारण
इम्पॉर्टेंट, उसको कहीं ना कहीं ये रिड्यूस करता है। साथ ही जो पेंडेंसी है टैक्स लिटिगेशंस की, उनको यहाँ पर कम करना और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ाने का काम भी ये आपको देखने के लिए यहाँ पर मिल जाएगा। सो बेसिकली अगर हम बात करें तो विवाद से विश्वास एक बहुत बड़ा वेलकम स्टेप रहा है फॉर दी एवरीवन बाय जो कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने यहाँ पर लिया था। नेक्स्ट हम बात करते हैं जेम पोर्टल के बारे में। देखिए यहाँ पर जेम एक वन स्टॉप नेशनल पब्लिक प्रोक्योरमेंट पोर्टल है ताकि वो फैसिलिटेट कर पाए ऑनलाइन प्रोक्योरमेंट ऑफ कॉमन यूज ऑफ गुड्स सर्विसेज, रिक्वायरमेंट ऑफ वेरियस सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट डिपार्टमेंट ऑर्गेनाइजेशन पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। इसको लॉन्च किया गया था 2016 में। नोडल मिनिस्ट्री की बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री आपको इसकी नोडल मिनिस्ट्री देखने के लिए मिलेगी। साथ ही यहाँ पर सजेस्ट किया गया कि एक डेडिकेटेड ई मार्केट को यहाँ पर सेटल किया जाए ताकि गुड्स और सर्विसेज जो प्रोक्योर की जा रही हैं, सोल्ड की जा रही हैं बाय द गवर्नमेंट, पीएसयूज अलॉन्ग विद द रिफॉर्म्स, इन सभी को डायरेक्ट करने के लिए, सप्लाई करने के लिए, इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को कंट्रोल करने के लिए एक यूनिट यहाँ पर हो। ठीक है, साथ ही ये प्रोवाइड करता है एक ऐसा टूल जो कि ई बिडिंग को आसान बनाता है या रिवर्स ई ऑक्शन की फैसिलिटी भी यहाँ पर दे देता है। चलिए मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट आर्टिकल, कवर करेंगे हम इससे जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से। प्रीलिम फोकस्ड ये होने वाला है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ की नेचुरल रिसोर्सेज, मिनरल एंड एनर्जी को लेकर। देखिए इंडियन गवर्नमेंट ने एक लॉ यहाँ पर पास कर दिया जहाँ पर ये अलाउ कर रही है प्राइवेट फर्म्स को कि ये बिड कर सकते हैं फॉर एंड माइन लिथियम। चलिए बात करते हैं हुआ क्या है। इंडियन पार्लियामेंट ने एक लॉ यहाँ पर पास किया है जिसमें अलाउ किया जाएगा कि गवर्नमेंट टू ऑक्शन एंड माइन न्यूली डिस्कवर्ड रिजर्व्स ऑफ क्रिटिकल मिनरल्स इंक्लूडिंग लिथियम फॉर इलेक्ट्रिक व्हीकल बैटरी। ये लॉ यहाँ पर रिमूव कर देगा लिथियम और दूसरे मिनरल्स को फ्रॉम द लिस्ट ऑफ एटॉमिक मिनरल, जिसकी वजह से इनका जो ऑक्शन है वो प्राइवेट कंपनीज के लिए नहीं होता था। नाउ व्हाट विल हैपन, ये एनेबल कर देगा कि जितनी भी प्राइवेट कंपनी है अब वो ऑक्शन का पार्ट बन सकती है। ये मूव एक्सपेक्ट है कि ये जो माइनिंग को लेकर जो क्वालिटीज़ हैं या जो एक्सप्लोरेशन है कंट्री के लिए वो यहाँ पर बढ़ जाएंगे। पहले अगर हम बात करें तो ये मिनरल केवल और केवल माइन किए जा सकते थे बाय द स्टेट रन कंपनीज, ओके, और वो भी लिमिटेड क्वांटिटीज़ के अंदर। अब ये नया मूव जो आया है ये एक्सप्लोर कर देगा नई माइनिंग को लेकर। इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें, आखिर लिथियम हमारे लिए इतना इम्पॉर्टेंट क्यों हो जाता है। लिथियम जिसे हम Li से भी डिनोट करते हैं, इसे कई बार हम वाइट गोल्ड भी बोल देते हैं। इम्पॉर्टेंस अभी हमें समझ में आएगी क्योंकि इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है। रिचार्जेबल बैटरीज की बात कर लीजिए और उनमें डिमांड ज़्यादा है, सॉफ्ट एंड सिल्वरी वाइट मेटल के जैसा दिखता है। लिथियम की बात करें तो इसे बहुत अलग अलग तरीके से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, चाहे आप बात करें सोलर इवेपोरेशन के थ्रू या फिर हार्ड रॉक एक्सट्रेशन के थ्रू। यूज़ की अगर हम बात करें तो लिथियम की जो आयन बैटरीज हैं दे आर एक्सट्रीमली वेरी एसेंशियल कंपोनेंट। चाहे आप विंड टर्बाइंस की बात करें, सोलर पैनल्स की बात करें, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की बात करें, ये ग्रीन इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन देने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। साथ ही इसको थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर भी यूज़ किया जाता है। वर्ल्ड बैंक की एक स्टडी के अनुसार बात करें तो जो डिमांड है लिथियम की वो 2050 में 500% से भी ज़्यादा हो जाएगी। आज की डेट में अगर आप देखेंगे तो इंडिया अपना लिथियम ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना से यहाँ पर लेता है। इनफैक्ट चाइना और हांगकांग से भी हमें लेना पड़ जाता है। ग्लोबल लीडर्स की अगर हम बात करें तो चिली, ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना आज की डेट में सबसे बड़ी कंट्री बना देती हैं और इसी के साथ एक ट्रायंगल क्रिएट होता है जिसे हम लिथियम ट्रायंगल बोलते हैं, जो कि क्रिएट किया जाता है बाय द चिली, अर्जेंटीना एंड बोलिविया। Okay, so this is how entire system is important for us. These are the places जहाँ पे इंडिया में रिसेंटली लिथियम डिस्कवरी की बात की गई है। क्लेम किया जा रहा है 5.9 बिलियन टन का लिथियम रिजर्व हमें देखने मिला है, लेकिन अभी इसको निकालना, एक्सट्रैक्ट करना हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग विषय है। चलिए मूविंग ऑन टू द लास्ट आर्टिकल ऑफ द डे, हम बात करने वाले हैं UIDAI के बारे में। चलिए एक बहुत सारे फ्रॉड हमें देखने मिल रहे हैं आधार रिलेटेड पेमेंट सिस्टम जिसे हम AEPS बोलते हैं। इसी को ध्यान में रखते हुए फाइनली यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने डिसाइड किया है कि ये आर्टिफिशियल
इंटेलिजेंसी बेस्ड सिस्टम का यूज़ करेंगे ताकि इस तरीके के फ्रॉड्स को कर्ब किया जा सके। यूआईडीआई ने डिसाइड किया है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का यूज़ करने से हमें इन टेक्नोलॉजी की सहायता से ऐसे जो केसेस हैं हम इनको मॉडिफाई कर सकते हैं, हम इनको चेंज कर सकते हैं, आधार ऑथेंटिकेशन भी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिल जाएगा। नाउ द क्वेश्चंस कम, क्योंकि हमारा फोकस प्रीलिम से है इन टॉपिक में, हम बात करेंगे यूआईडीएआई के बारे में। देखिए, यूआईडीएआई को इनिशियली एक डिवीजन थी प्लानिंग कमीशन की, जिसे आज की डेट में जिन्हें हम आज की डेट में नीति आयोग भी बोलते हैं। 2015 में गवर्नमेंट ने चेंज किया एलोगेशन ऑफ द बिजनेस रूल्स टू इंक्लूड यूआईडीएआई अंडर द कंट्रोल ऑफ द डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। वर्तमान समय की हम बात करें तो यूआईडीएआई यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया की एक स्टैट्यूटरी बॉडी के रूप में आपको दिखाई देगा। ये वही अथॉरिटी है जो इस्टेब्लिश की गई है अंडर द प्रोविजन ऑफ आधार एक्ट 2016 बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ओके, मैंडेट की बात करें तो यूआईडीआई मैंडेट करता है टू असाइन 12 डिजिट यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर, जिसे आप आधार नंबर भी बोलते हैं। अंडर में किसके? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, एज आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू एंड मेंशनड यू अबाउट। साथ ही आप याद रखेंगे जो पहला यूआईडी है वो इशू किया गया था 29 सितंबर 2010 को। एक रेसिडेंट है महाराष्ट्र के नांद्रुबर के, उनको यहाँ पर इशू किया गया था। टिल नाउ आज की डेट में 111 करोड़ आधार नंबर जो रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हैं उन्हें इशू किया जा चुका है। तो ये थे आज के इम्पॉर्टेंट आर्टिकल। चलिए मूव करते हैं हमारे टॉपिक ऑफ द डे मेंस क्वेश्चन के बारे में। देखिए, वर्ड लिमिट मिलने वाली है आपको 200। आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, कमेंट सेक्शन में आपको आपके आंसर्स अपलोड करने के लिए लिंक मिल जाएगी। गो देयर एंड अपलोड योर आंसर्स फॉर बेटर आंसर राइटिंग प्रैक्टिस। पहला क्वेश्चन है, एनालाइज द रोल ऑफ आधार इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द गवर्नमेंट स्कीम सिंस इट्स इंसेप्शन, ऑल्सो हाईलाइट एसोसिएटेड कंसर्न। इंपॉर्टेंस कहाँ है? जीएस पेपर 2, पेपर 3 गवर्नेंस, सोशल जस्टिस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट में। दूसरा क्वेश्चन है, डिस्कस द रोल ऑफ प्रेसिडेंट इन इंडियन पार्लियामेंट्री सिस्टम, इंपॉर्टेंस इज जीएस पेपर 2 पॉलिटी। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट आर्टिकल। आई होप आपको सारी चीज़ें क्लियर हो चुकी होंगी। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। डू नॉट फॉरगेट टू हिट लाइक बटन, कमेंट योर वैल्यूएबल फीडबैक एंड ऑल्सो प्रेस द सब्सक्राइब बटन टू never miss any updates. Please follow us on Instagram and Facebook. Links are given below in the description box. Thank you and see you soon.